नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, बात करते हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में यूनिट 5। और यूनिट 5 साथियों अपनी लगातार जारी है। इसमें आगे टॉपिक दे रखा है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। सतत का एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, समग्र। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखें। सतत और समग्र एक ही वर्ड है साथियों। व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, और सतत का मतलब लगातार और मूल्यांकन। थोड़ा सा इसको समझते हैं साथियों पहले कि होता क्या है वास्तव में ये। जितनी भी साथियों शैक्षिक घटनाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, उनका मूल्यांकन एक अध्यापक करता है। यह आपको विदित है, जानकारी है। साथ में सह शैक्षिक यानी शिक्षा के अलावा अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जाता है। जैसे उसकी खेल में विद्यार्थी की रुचि किस प्रकार की है, पर्यटन में वह किस प्रकार की रुचि रखता है। यानी अनेक प्रकार के पहलुओं की जांच की जाती है, और यही है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए अब इसको, प्राचीन काल से हमारे देश में मूल्यांकन करने के लिए परंपरागत प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन इस परंपरागत प्रणाली से व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का व्यापक और सतत मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा ही संभव है, जिसमें निरंतर निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। तो वस्तुनिष्ठ, ये आपको बताया हुआ है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली क्या है, जिसमें प्रश्न दिए जाएं और ऑप्शन हो ए बी सी डी, एक निश्चित उत्तर हो और जो वैध हो, विश्वसनीय हो। तो इस प्रकार की प्रणाली क्या है, वस्तुनिष्ठ, जिससे साथियों निरंतर निदानात्मक परीक्षण यानी निदान किया जा सके। जैसे किसी विद्यार्थी में कमी कोई दिखाई दी, तो उसका निदान है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से ढूंढा जाए, यही आपका निदानात्मक परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण, उसने क्या क्या हासिल किया है उसकी जांच की जा सके, कितना अधिगम किया है, कितना उसने सीखा है। उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक होता है साथियों, सबसे पहले खोज की जाती है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और फिर उनका किया जाता है निदान। यही है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो इन सभी पहलुओं की आवश्यकता महसूस की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हों, यानी व्यापकता और समग्रता। देखिए दोनों ही वर्ड ये आप ध्यान से देखिएगा इसको। समग्रता का मतलब सतत है, और व्यापकता का मतलब फैला हुआ, और यह शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये कहती है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसमें से प्रश्न आते हैं साथियों। अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है वो सही होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। बालक की जितनी भी समस्याएं हैं उनका पता लगे और बालक की समस्याओं का निवारण हो, इसके लिए सतत अर्थात प्रतिदिन और व्यापक अर्थात विस्तार से मूल्यांकन की प्रणाली लागू की, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। सीसीई के अंतर्गत, सीसीई शॉर्ट नाम है साथियों, जो इंग्लिश में आपको बताया है, के अंतर्गत प्रतिदिन और हर विषय वस्तु का विस्तार से मूल्यांकन किया जाता है। सीसीई को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही कोई यूनिट की पूर्ति हुई, या पूरे दिन में उसने क्या क्या किया, हर पहलू के उस पर नजर रखी जाए। सीसी को प्रभावी बनाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, और उससे जो समस्याएं बालक के सीखने के अंतर्गत आई, इनको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं हेतु विद्यालय आधारित से मूल्यांकन की ऐसी प्रणाली है जहां बालक के विकास के सभी अंगों तथा पहलुओं का निरंतर व्यापक मूल्यांकन विभिन्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है। यहाँ सतत और व्यापक से तात्पर्य है साथियों विद्यार्थी की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का निरंतर अथवा नियमित रूप से मूल्यांकन। जो शुरुआत में आपको बताया वही बातें हैं। इस हेतु विभिन्न प्रविधियों की सहायता अध्यापक लेता है। इसके उद्देश्य देखिए साथियों क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य।
विद्यार्थियों का कार्यभार कम करना, उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त करना, बालकों का सर्वांगीण विकास में वही बातें साथियों शैक्षिक और सह शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार हो। प्राप्त ज्ञान के उपयोग की क्षमता की जानकारी प्राप्त करना कि उसने क्या क्या प्राप्त किया है। अधिगम एवं शिक्षण की समग्रता पर बल देना। छात्रों के वर्तियों का मूल्यांकन करना। ये सभी वर्ड आपको बताए हुए हैं। छात्रों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अधिगम के दौरान आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण और विद्यालय में आवश्यक जीवन कौशलों का विकास जो जीवन में उसके लिए सहायक हों विद्यार्थी के लिए। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षा की व्यवस्था है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 10 तक अपने सभी विद्यालयों तथा 12वीं तक कुछ विद्यालयों में लागू किया है। किसने लागू किया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। कौन सी कक्षा में? कक्षा 6 से 10 तक तो सभी विद्यालयों में और 12वीं तक कुछ विद्यालयों में। सीसी का साथियों मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन जब वह विद्यालय में उपस्थित हो। यह माना जाता है कि यह विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व पढ़ने वाले दबाव को कम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यार्थी को कई परीक्षाओं से पूरे वर्ष के दौरान गुजरना होता है। जैसे आपके टेस्ट हैं, शुरुआत में जैसे एक इकाई आपकी पूर्ण हो गई, उसके बाद में क्लास टेस्ट हो गए, साप्ताहिक टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है। तो ये पूरे वर्ष के दौरान गुजरना पड़ता है विद्यार्थी को, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम पुनः दोहराया नहीं जाता है। सीसी शिक्षा व्यवस्था द्वारा पारस्परिक चाल्क एंड टाक विधि में अत्यधिक परिवर्तन आया है। तो ये थोड़ा सा नाम इसको ध्यान में रखें आप। पारंपरिक ये विधि है, चाल्क एंड टाक। इस व्यवस्था में साथियों विद्यार्थी के अंकों को ग्रेड में बदला गया है, जो ये सीसी है इसमें, जिसका मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की एक सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। एक ही परीक्षा की जगह लघु परीक्षाओं के माध्यम से साल भर समय समय मूल्यांकन किया जाता है कि सिर्फ एक ही परीक्षा नहीं हो बच्चे की, बीच बीच में टेस्ट भी हों, उसकी एक दो परीक्षाएं कम से कम हों, और होती भी हैं। इसमें विद्यार्थियों को केवल ग्रेड दी जाती है, ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें लागू, ये भी ध्यान रखें। सीसी में कौन सा जो क्या आपके अंक दिए जाते हैं? नहीं, ग्रेड दी जाती है इसमें, जो कि निम्न पर आधारित होती है। कार्य, अनुभव, कौशल, नवाचार, नई नई जो कौशल हैं उनको सीखना, नए नए शिक्षण प्राप्त करना, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता कितनी है, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, यानी कहीं भी जैसे समाज में कोई टॉपिक है उस पर वह बता सके उनको, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विद्यार्थी का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार कैसा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए साथियों अत्यंत उपयोगी है जो कि शैक्षिक गतिविधियों में अच्छे नहीं हैं। इससे उन्हें अपनी प्रतिभा दूसरे क्षेत्र जैसे कि कला, खेलकूद, संगीत आदि में दिखाने का मौका मिलता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कि किताबी ज्ञान है या इस प्रकार के सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं। साथियों आपने भी देखा होगा कि पढ़ाई में पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन साथियों इन्होंने क्या है, खेल कूद है या अन्य क्षेत्रों में, जैसे कोई और व्यक्ति है तो उसने संगीत में रुचि दिखाई और आगे बढ़ गया, कोई कला के क्षेत्र में है, तो ये सीसी ही बहुत इसमें फायदा देती है। शैक्षिक और सह शैक्षिक, इसी का मतलब है साथियों कि शिक्षा में आप आगे न बढ़ पाए तो सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनको भी परखा जाता है कि किस प्रकार के हैं आप में। सीबीएसई का पुराना तरीका, सीबीएसई द्वारा पहले मूल्यांकन हेतु साल भर में एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते थे। सीसी में दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं साथियों। एक है आपकी प्रारंभिक फॉर्मेटिव टेस्ट, ये ध्यान में रखें, एफ है, रचनात्मक है या निर्माणात्मक परीक्षण। इस परीक्षण में साथियों विद्यार्थी द्वारा मौखिक परीक्षा तथा दत्त कार्यों में किए गए प्रदर्शन के द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है।
विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा मौखिक यानी आमने सामने उसको बैठा करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह परीक्षण एक शैक्षिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक जो मूल्यांकन है परीक्षण है वह 4 बार, और यह कुल ग्रेड्स के 40% का होता है। यानी जितनी ग्रेड आपको मिलती है तो वो तो होगी 100%, उसमें से प्रारंभिक है जो 4 टेस्ट आपके लिए जाते हैं वो 40% हिस्सा रखते हैं। कुछ विद्यालयों में बहुमौखिक परीक्षाओं के स्थान पर एक अतिरिक्त लिखित परीक्षा ली जाती है। फिर भी कम से कम एक मौखिक परीक्षा का आयोजन तो होता ही है। यह विद्यालय स्तर पर ही आयोजित होने वाला परीक्षण है, कहीं बाहर आपको इसके लिए नहीं भेजा जाता है। ये तो हो गया आपका फॉर्मेटिव टेस्ट। अब देखिए सम्मेटिव टेस्ट यानी योगात्मक परीक्षण। यह साथियों 3 घंटे का लिखित परीक्षण है जिसका आयोजन साल में 2 बार होता है। पहले 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षा तथा अगले 2 रचनात्मक परीक्षणों के बाद दूसरा योगात्मक परीक्षण। पहले जो 2 टेस्ट लिए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षण, उसके बाद में एक योगात्मक परीक्षा और फिर 2 टेस्ट और फिर एक परीक्षा। तो इसको ध्यान में रखें। और प्रत्येक योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार का होता है। 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए आपके, और 40% आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षण। तो इस प्रकार से ये डिवाइड किया जाता है। तो इतनी सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आपके याद हो जाएगा ये। इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है। ग्रेड वाला ध्यान में रखें। एक तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है साथियों, ग्रेड दी जाती है इसमें, किंतु प्रश्न पत्र सीबीएसई द्वारा तैयार किया जाता है तथा उत्तर पत्रों की जांच और मूल्यांकन भी सीबीएसई द्वारा ही किया जाता है। एक योगात्मक परीक्षण के पाठ्यक्रम को अगले योगात्मक परीक्षण में नहीं दोहराया जाता है। एक विद्यार्थी को नए बिंदुओं अथवा पाठों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, और ये पैटर्न इसका दे रखा है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का। देखिए पहले 2 हो गए फॉर्मेटिव, ये रहे आपके, थोड़ा सा देखिए इसको, फॉर्मेटिव, और ये समय है मार्च से अक्टूबर के बीच में होते हैं फॉर्मेटिव फर्स्ट, फॉर्मेटिव सेकंड और समेटिव फर्स्ट। 10% ये, 10% ये, और ये 30%। फिर फॉर्मेटिव थर्ड और फोर्थ और समेटिव सेकंड अक्टूबर से मार्च तक का समय है। इसके 10%, इसके भी 10 और इसके 30, कुल मिलाकर के 100%। तो ये मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके लिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं, थोड़ी सी धुंधली हैं, लेकिन देखना पुरानी बुक है मेरे पास में। सीबीएसई ने साथियों अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 से तथा 2010 से कक्षा 10 में भी सीसी को लागू कर दिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अक्टूबर 2009 से किसने? सीबीएसई ने। कौन सी कक्षा में? 9 में, कक्षा 9 में। और 2010 से कक्षा 10 में सीसी को लागू कर दिया है। ध्यान में रखें इसको, पॉइंट को पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सीबीएसई ने सीसी को इनमें से किस कक्षा में शुरू किया या कब किया। सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन, सीसी के अंतर्गत मूल्यांकन की जो निम्न श्रेणियां हैं वो विभाजित की गई हैं। ये और देख लीजिए आप। अकादमिक निष्पत्ति, शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, जीवन कौशल, अभिवर्तियों मूल्य, सह शैक्षिक गतिविधियां, विचारोत्पादक क्रियाएं तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान रखें पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है साथियों ग्रेडिंग सिस्टम, किस प्रकार से ग्रेड दी जाती है। देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। 91 से 100 अंक बनते हैं तो उसको ग्रेड दी जाती है ए फर्स्ट, और ये पूरा आप देख सकते हैं 20 से अगर कम है तो E2 है। ग्रेडों को ध्यान में रखें थोड़ा सा, एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। 81 से 90 A2 है, 71 से 80 B1 है। अब देखिए प्रश्नों के प्रकार। निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए साथियों निम्न 4 प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। एक आपके निबंधात्मक, एक लघुतरात्मक, एक अति लघुतरात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। ये प्रश्न बनाए जाते हैं कि बच्चे ने किस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है उसको जानने के लिए। निदानात्मक परीक्षण उसकी कमजोरियों का को जानने के लिए।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों 6 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं इसकी। देखिए, यह आपको वैसे तो पता है सभी को, सत्य असत्य प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों में एक कथन दिया जाता है और विद्यार्थी से यह पूछा जाता है कि ये सत्य है या नहीं, या हाँ या नहीं में प्रश्न भी बनते हैं। बहुविकल्पीय में 4 विकल्प आपको मिलते हैं। आजकल तो कंपटीशन एग्जाम में 5वां भी दे दिया गया है। अगर इसको नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे आपके रीट में है। 1/3 अंक काटे जाएंगे साथियों, 5वां विकल्प आप नहीं भरेंगे तो। और तीसरा प्रकार है वस्तुनिष्ठ का तुल्य पद प्रश्न, यानी 2 स्तंभ आपको मिलते हैं। कुछ वाक्यांश एक स्तंभ में या पद लिखे होते हैं और दूसरे स्तंभ में अव्यवस्थित रूप से प्रथम स्तंभ से संबंधित पद या वाक्यांश लिखे होते हैं, और विद्यार्थी को उन दोनों स्तंभों के पद या वाक्यांश को व्यवस्थित करके मिलाने करना होता है, और इनको कहते हैं सुमेलित प्रश्न भी, या मिलान करना, या तुल्य पदे प्रश्न। तो आपके ये नाम आते हैं, या तो मिलान करना या सुमेलित करो, ये भी आता है। ये कम आता है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। चौथा है साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक खाली जगह छोड़ी हुई आपको मिल जाती है और उसको आपको पूर्ति करना होता है, तो इसको भी ध्यान में रखें। चौथा है रिक्त स्थान पूर्ति। 5वां है आपका क्रमबद्ध प्रश्न। इसमें प्रश्नों का प्रकार इस प्रकार होता है कि उनके उत्तर क्रमबद्ध रूप से देने पड़ते हैं और अति लघुतरात्मक। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही एक प्रकार है। जैसे आपका कोई भी प्रश्न मान लीजिए, राम को कितने वर्ष का वनवास दिया गया, तो उत्तर क्या होगा? 14 वर्ष। इसी प्रकार से आपके साइकोलॉजी के प्रश्न बनते हैं, अति लघुतरात्मक। निबंधात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में क्या, निदानात्मक है और उपचारात्मक में क्या अंतर है? तो ये अंतर आपको मैं बता दिया है पहले ही, थोड़ा और देख लीजिए। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवा देता है, तत्पश्चात बालक ने क्या लिखा तथा बालक को क्या सीखने में समस्या आ रही है, वह पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से शिक्षक पता लगा लेता है कि विद्यार्थी के किस किस बिंदु में क्या क्या समस्या आ रही है, और फिर क्या करता है? उपचार करता है इसका, उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है? पता लगाना सिर्फ कि कमियां क्या क्या, कहाँ पर कमियां रही हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जाता है, उपचार किया जाता है उसका। अब देखिए मूल्यांकन का महत्व क्या है। मूल्यांकन एक तो कार्य, दिशा बोध एवं मार्गदर्शन में सहायक है। कैसे पता चलेगा एक शिक्षक को कि बच्चे ने क्या सीखा है, किस दिशा में वह जा रहा है, उसके बारे में जानकारी, बोध और सही प्रकार से मार्गदर्शन तभी प्रदान कर पाएगा जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है, उपलब्धियों एवं कमजोरियों का ज्ञान होता है। तो ये साधारण से महत्व हैं। देखिए, शिक्षण के प्रभाव एवं सफलता की जानकारी मिलती है कि जो शिक्षक ने पढ़ाया है वह बच्चे के कितना प्रभाव दर्शाता है, कितनी उसको सफलता मिली है इसमें, जिससे भविष्य में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। ज्ञान वृद्धि में भी सहायक है मूल्यांकन। शिक्षण विधियों की उपयोगिता और उनके प्रयोग की सीमाओं का ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत व सामूहिक प्रगति, कठिनाइयों की जानकारी मिलती है। क्षमता, जो छात्रों की कैपेसिटी है, योग्यता अनुसार उनका वर्गीकरण एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षण व निर्देशन किया जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये साथियों आपका टॉपिक है, बहुत ही शानदार। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। जो जो मुख्य पॉइंट हैं उनको आपको अच्छे से मैंने बताया है कि इन पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, और कोई भी बात साथियों आपके समझ में नहीं आती है तो दोबारा से पूछिएगा। आगे आपका 1-2 टॉपिक और हैं, लगभग 2 या 3 वीडियो इसके और बनेंगे, उसमें पूरा आपकी यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो 1-2 दिन वेट करें, उसके बाद में होगा आपका एक बड़ा टेस्ट इसी यूनिट से पूरी से। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, कहाँ पर आपको कमी दिखी वो भी बताना, कहाँ पर आपके समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हैं। तो कमेंट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना साथियों, जिससे क्या होता है हमें भी पता चलता है कि आपके कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से नहीं जाना चाहिए साथियों, ये समय इसी प्रकार का है। कुछ भी अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें थोड़ा और सुधार करेंगे,
कि जल्दी पढ़ा रहे हैं या ठीक चल रहा है, जैसा भी है। ठीक से भी काम नहीं चलेगा साथियों, बेहतर से काम है चलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक का ऑप्शन आपके पास में रहता ही है। और एक रहता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, जिससे आप हमारे साथ में अच्छे से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।